हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फ्री फॉल और आगे के टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? तो देखिए, हमने पहले देखा था कि यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो आप कहीं भी चले जाएं, पूरे यूनिवर्स में चले जाएं, वो अप्लाई होगी अर्थ पर या कहीं पर। ये जो लॉज हैं जिसको हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, ये हर जगह अप्लाई होते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह अप्लाई होता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग क्या कहते हैं कि 4 पॉइंट्स में हम लोग देख सकते हैं इसको कि ये क्या होता है। तो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा फोर्स है जो हम लोगों को ज़मीन से जोड़े रखता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, और जो मून है वो मोशन करता है। देखिए, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ और मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द मून, सॉरी, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो देखिए, हम लोग को ज़मीन से जोड़े रखता है। मून जो हमारा चांद है वो धरती के चक्कर लगाता है। धरती, हमारी अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं। और द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो टाइड्स आती हैं, मतलब जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से ही तो होता है। तो हम लोग द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ और मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन जो अर्थ का है सन के अराउंड, मोशन ऑफ द मून, मोशन मून का अर्थ के अराउंड, अर्थ का मोशन सन के अराउंड, और टाइड्स जो कि ऊपर उठती हैं सन और मून की वजह से। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई, ज़रूरत क्या है? हम लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं, हमारी धरती सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, मून धरती के अराउंड चक्कर लगा रहा है, और टाइड्स उठती हैं सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ये 4 इंपॉर्टेंस हो गई। अब फ्री फॉल क्या होता है? तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्री फॉल होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करिए 4थी मंजिल से 4th फ्लोर से 5th फ्लोर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है। उस ऑब्जेक्ट पर कोई और फोर्स नहीं है, उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, वो है ग्रेविटेशन की फोर्स। वो ज़मीन पे गिर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। तो वही है इसमें, दिस इज ड्यू टू ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्री फॉल में होगा। तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, जब भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ आकर के गिरता है, ठीक है, सिर्फ अर्थ के फोर्स की वजह से, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। तो क्या होता है? फॉलिंग के दौरान पे उसके जो देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब उस पर कोई और फोर्स लगी नहीं रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की के अलावा, तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये है कि वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ नीचे की तरफ गिरेगा, बट उसकी मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, कभी स्पीड ज़्यादा तो कम मे भी हो जाए। तो कोई भी चेंज अगर वेलोसिटी में होता है तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व करता है। तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की तरफ गिर रहा होता है उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है। तो दिस एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन जो होती है, मतलब स्पीड में जो वेरिएशन आ सकता है वेलोसिटी में, वो किसकी वजह से होता है? अर्थ की एक्सेलरेशन की वजह से होता है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये एक्सेलरेशन जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से होती है, और इसको हम g से डिनोट करते हैं। और जो स्मॉल g की वैल्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 10 या फिर 9.8 मीटर सेकेंड -2 हम लोग रखते हैं। तो इसमें हमें यही बताया गया है। अब एक और फॉर्मूला हम लोगों का बन के आता है कि F = mg। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स की वैल्यू होती है मास जो भी ऑब्जेक्ट का है और कितनी उस पर ग्रेविटेशन लग रही है। तो फोर्स की वैल्यू होती है, F का फॉर्मूला होता है हमारा F = mg। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है F = g m1
m2/d²। पूरा अच्छे से मैंने क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप लोग देख सकते हैं। तो f की जगह आप लोग रख सकते हैं mg। तो आपको अगर सिर्फ स्मॉल g की वैल्यू निकालनी है तो m को दूसरी साइड ले जाइए, या फिर देखिए यहाँ पर भी स्मॉल m है, यहाँ पर भी स्मॉल m है, तो इधर है तो ये कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, स्मॉल g इज टू कैपिटल G और कैपिटल m/d²। अब यहाँ पर जो m है वो मास ऑफ द अर्थ है और d है डिस्टेंस। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए आप वो ऑब्जेक्ट है आपके बीच में और आप हैं, आप स्पेस में हैं, स्पेस में अगर आप हैं सपोज, तो आपके बीच में और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो d² हम लोग मान लेंगे, मतलब d डिस्टेंस होगा और उसको 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। g की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में 6.67। क्या होती है कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। स्मॉल g की वैल्यू हम लोग 9.8 या फिर 10 रख लेते हैं। तो इससे हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं ये वाला नया। अब देखिए अर्थ जो है वो बिल्कुल पक्का स्फीयर तो है नहीं, अर्थ जो है ओवलेट स्फेरॉइड है, वो साइडों से बड़ा है और ऊपर नीचे से थोड़ा सा चपटा है। इस तरीके की हमारी अर्थ की शेप है। तो जो रेडियस है अर्थ का वो पोल की तरफ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर। अब देखिए ये होती है अर्थ की, इस टाइप की कुछ शेप होती है। तो बीच में रेडियस कितना बड़ा है, बीच वाला जो पार्ट होता है बीचों बीच का, उसको हम इक्वेटर कहते हैं और ऊपर और नीचे वाले पार्ट को हम पोल कहते हैं। तो आप खुद देखिए कि बीच का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, तो इक्वेटर वाला जो रीजन है इसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एज रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज, रेडियस अर्थ का इंक्रीज होता है पोल से इक्वेटर। पोल पे कम होता है अर्थ का रेडियस, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। तो g की वैल्यू जो है बिकम्स ग्रेटर एट पोल। तो जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है r जो है वो नीचे आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी में g के, तो जितना कम डिस्टेंस होगा ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो g बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर। तो जी पोल पे ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल पे होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा भाई पोल्स पे होता है। ये हो गया। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस के लिए हम लोग g 9.8 या 10 ले लेते हैं वो वाला। अब कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ g तो आप रख सकते हैं, अगर आप लोग देखें g की वैल्यू होती है 6.7 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24। ये एग्जैक्टली मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24। अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस है 6.4। एवरेज रेडियस लेके चलते हैं हम अर्थ का, तो वो तो वेरी करता रहता है अर्थ का रेडियस ना। तो एवरेज 6.4 × 10⁻6। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो आपका g का जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8। g का आंसर 9.8 आएगा जब g इज टू कैपिटल G m/r का स्क्वायर में रखेंगे। r की वैल्यू 6.4 10⁻6, m की वैल्यू 6 × 10⁻24 और कैपिटल G की वैल्यू 6.7 10⁻11। जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो स्मॉल g की वैल्यू 9.8 आपको मिलेगी। ये हो गया। अब है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो ऑब्जेक्ट है उनका मोशन कैसे होता है जब वो ग्रेविटेशनल पुल में होते हैं अर्थ की। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन फील करते हैं जब वो फ्री फॉल हो रहा होता है, मतलब जो बिना किसी और फोर्स के, जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब वो गिर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रख रही होती है तो हम उसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये पहले जो इक्वेशन पढ़ी थी g वाली, जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है g की वैल्यू ये है ना, g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r² है ना। इसमें से हम लोगों ने एक्सेलरेशन जो g है वो हम लोगों ने निकाल ली। तो हम लोग को पता लगता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो खोखले हों, चाहे सॉलिड हों, बड़े हों, छोटे हों, सब के सब सेम रेट से फॉल करते हैं। तो स्टोरी है एक, गैलीलियो ने क्या किया था, तो एक काफ़ी ऊंचाई से सारे के सारे टावर ऑफ पीसा से बहुत सारे ऑब्जेक्ट नीचे फेंके थे। तो सब सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम रेट से नीचे गिरे थे। इसका मतलब है एक जगह पर जो g की वैल्यू है एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहती है। तो g कांस्टेंट होता है अर्थ के पास। सारी की सारी जो आपने इक्वेशंस पढ़ी थी ना, ये सारी की सारी फॉलो हो जाती है। इसमें a की वैल्यू की जगह आपको g पुट करना है और सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। होपफुली आपने लर्न कर लिए होंगे। तो यही है इसमें बस इक्वेशन से जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं
आगे वाले वीडियोज़ में करवा दूँगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मास क्या होता है। मास क्या होता है भाई, वेट क्या होता है, मास और वेट में अंतर क्या होता है, और ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होता है, अर्थ पे अगर 6 है तो मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। तो ये सारी की सारी बातें हम देखेंगे और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाऊँगी मैं कंप्लीट चैप्टर को। थ्रस्ट प्रेशर और प्रेशर इन फ्लूइड्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बुयांसी वाला, वो छोटे से टॉपिक्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग मास, वेट और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कवर करते हैं। देखिए आगे। हाँ, तो मास क्या होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब क्या है इस चीज़ का, तो इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने 9th वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, है ना। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होता है उतनी ही ज़्यादा इनर्शिया भी होती है। इट रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द अर्थ, मून और इवन इन द आउटर स्पेस। तो इनर्शिया जो है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे हम कहीं भी हो। तो देखिए मास भी जो है ना वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे हम कहीं भी हो, हमारा जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम लोगों का वेट चेंज हो जाता है जब हम स्पेस में जाते हैं, मगर हम लोगों का मास जो है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा सेम रहता है। अब वेट क्या होता है, वेट होता है द अर्थ अट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए, Earth attract every object with a certain force and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity। तो अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और ये फोर्स डिपेंड करती है उसके मास पर, उस ऑब्जेक्ट के, और कितनी ग्रेविटी है उस पर। तो वही वेट क्या हो जाएगा, तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो वेट होता है किसी भी चीज़ का जितनी फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खिंच रहा है, वही उसका वेट होता है। तो वेट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है कितनी फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर वो अर्थ की तरफ खिंच रहा है, वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। ठीक हो गया। तो फोर्स का हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास और एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह ही हम वेट भी लिख सकते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी लग रही है तो जी हो जाएगा। अब फोर्स की जगह आप लोग डब्लू रख सकते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी की जगह आप डब्लू इज इक्वल्स टू एम जी लिख सकते हैं, क्योंकि एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। आप फोर्स की जगह वेट क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो वेट ही तो है। मतलब वो वेट का मतलब क्या होता है, कितनी फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, वही फोर्स होती है। तो फोर्स की जगह आप वेट लिख सकते हैं। तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन होगी, और फोर्स की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन ही होगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वेट जो है या फोर्स है वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट करता है, और इसकी बोथ मैग्नीट्यूड भी होती हैं और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन कैसे, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे कि वेरी कर सकता है। ठीक हो क्या। तो देयरफॉर एट किसी गिवन प्लेस पे वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मतलब वेट सेम होता है एक तरह से मास के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, बट अगर जगह चेंज होती है, ग्रेविटी चेंज होती है, तो वेट चेंज हो जाता है बट मास वही रहता है। तो ग्रेविटी की वजह से वेट में डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग वी कैन यूज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, दैट अर्थ पे हो, किसी भी प्लैनेट पे हो, कहीं भी हो, हमारा मास हमेशा सेम रहता है बट हमारा वेट चेंज होता रहता है। अब हमारा वेट जो है वो मून पे क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम लोग एक दूसरे से की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर हर चीज़ एक दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो हर चीज़ के पास मतलब थोड़ी बहुत ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। तो भाई अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से, और मून पर कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से। मगर मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से कम है। तो वही देख रहे हैं हम कितना कम है। तो देखिए अराउंड 6 टाइम्स कम है। तो अगर हम वेट ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ करें तो अगर अर्थ पर आपका वेट 6 है तो मून पर आपका वेट 1 हो जाएगा, क्योंकि मून पर 1/6 होता है। मतलब अर्थ के वेट से हमारा वेट मून पर 6 से कम हो जाएगा। मतलब आपका जो भी वेट है आप उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए और बस आपका वेट मून पर निकल आएगा। तो एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छा बनता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून, तो आपका जितना भी वेट है, आपका वेट सपोज करिए कि 40 है, 40 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका वेट मून पर होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें रख करके हमने सारी वैल्यूज़ निकाली है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, तो उससे हम लोगों ने पूरी की पूरी वैल्यूज़ निकाल ली हैं और हमें पता लगा है कि जो अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है, अगर हम मून से कंपैरिजन करें तो 6 गुना अर्थ पर मून से ज़्यादा होता है। और आपका जो भी वेट है, सपोज करिए आपका वेट 40 है, आप 40 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, उतना ही आपका वेट मून पर होगा। और ये वाला जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन दी अर्थ। तो हम लोगों ने मास, वेट, ये वाले सारे टॉपिक कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्रस्ट, प्रेशर वगैरह वाला देख लेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।